अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। ठीक है जी। तो आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको एक्सचेंजेस के बारे में नहीं पता है और इनको यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, नुकसानात किस तरीके से होते हैं? होता ये है कि आपको अगर किसी एक्सचेंज के बारे में नहीं पता कि किस तरीके का एक्सचेंज है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है, ये जो है ट्रस्ट वर्दी है, यहाँ पे इसकी ईज़ ऑफ यूज़ क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, फलाना फलाना जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इन डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंजेस पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले अभी आपको पता है कि बाइनेंस जो है वो वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस पे आता है नाम इसका। ये दुनिया का सबसे बड़ा अभी के हिसाब से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ठीक है, अब सेंट्रलाइज की जब मैं बात करता हूँ तो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, वहां पे थर्ड पार्टी बीच में नहीं होती है। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे आपके पास पास जो है थर्ड पार्टी मौजूद है। ठीक है, लेट से अगर मैंने बिटकॉइन खरीदना है तो मैं किसी बंदे से नहीं खरीद रहा, मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी जो एक्सचेंज बैठा हुआ है मैं उससे खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है सेकंड पार्टी कोई और बंदा होगा जो कि अपने बीटीसी या कोई और क्रिप्टो बेच रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आप बन जाओगे, सेकंड पर्सन जो है वो बेचने वाला बन जाएगा, और थर्ड पार्टी कौन बन रहा है? थर्ड पार्टी है आपका ये एक्सचेंज। ठीक है, अभी आपको पता है कि बाइनेंस का फंड वगैरह आपको पता है कि आते जाते रहते हैं। 2019 से इनका काफ़ी आगे पीछे मामला चलता रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द इयर्स इनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहा है। ठीक है, तो पर्सनली मैं जो है वो जो एक्सचेंज यूज़ करता था वो था FTX। लेकिन आपको पता है कि FTX के साथ साथ जो कुछ हुआ है, ठीक है, जो CEO थे उनके, ठीक है, SBF, तो बेसिकली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ आपको फिर रियलाइज हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी को आप ट्रस्ट करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो बेसिकली वो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है उसकी वजह से जो आपका रिस्क होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनेंस भाग जाता है तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा एक नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो इज नॉट बाइनेंस, बाइनेंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, तो बाइनेंस सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन क्योंकि बाइनेंस को हर बंदा यूज कर रहा है तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो, अगर कोई ये नेगेटिव हरकत करता है और ये बाइनेंस भाग जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा। समझ आ गई आपको बात? तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बाइनेंस पे, या मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपने अपना फंड रखना है। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस बात का क्या मतलब है मजीद, जिस स्पेशली जब मैं आपको वॉलेट्स के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बाइनेंस के अलावा भाई अगर आप पूछते हो कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज करो, ठीक है, तो भाई मुझे बाइनेंस के बाद सबसे मेरा फेवरेट जो एक्सचेंज है, ठीक है, अगर तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है तो वो है फेयर डेस्क। ठीक है, और अगर आपने आल्ट कॉइन्स की खरीदारी करनी है तो मुझे पसंद है MXC। ठीक है, ये आपने मेरे मुंह से पहली मर्तबा नाम सुना होगा, लेकिन इसमें मेरी काफ़ी रिसर्च है। इसको मैं तकरीबन 2020 से यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, अभी हमारा दिसंबर चल रहा है 2022 का, तो इसको मैं तकरीबन यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो ये ओवरऑल मैंने इसको देखा है कि इसकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाती है, विड्रॉल का सारा सब सही है, इनके ज़्यादा कुछ मसलेहात भी नहीं होते हैं, इनका ज़्यादा कोई आज तक एज सच फंड भी नहीं फैला है। हालांकि क्यू कॉइन एक बड़ा एक्सचेंज है, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा जो है फंड वगैरह आते रहते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बड़े एक्सचेंजेस में आपके पास अगर तो कोई ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज मुझे नज़र आता है जिसके पास अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, जिसके पास अच्छी खासी टीम भी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे लेवल पे उसने अपनी पहचान बनाई हुई है, तो मुझे लगता है वो है फिल वक्त MXC। हो सकता है फ्यूचर में ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी के वक्त जो है MXC है। ठीक है, तो MXC का जो
लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे आप अकाउंट बना लो, रेफरल लिंक दे दूँगा ताकि उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? अगेन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अगर बात करते हैं तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग का मैं आगे आपको वीडियो में मज़ीद बताऊँगा, ठीक है? तो आगे वाली वीडियो पहले आप देख लें इस वीडियो से पहले, ठीक है? अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो। अब होता ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग तो आप बहुत सारे एक्सचेंजेस पे कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास जो है लेकिन यहाँ पे आती है बात फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जब अगर आपने पैसे बनाने हैं तो वहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस होते हैं जो स्पेशलाइज़ करते हैं, ठीक है? जैसे आपका बिटमैक्स हो गया, बायबिट हो गया और फेयरडेक्स हो गया। तो ये कुछ एक्सचेंजेस जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स ड्रिवन एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग इनका मेन गोल होता है कि भाई हमारे यहाँ आप जो है वो फ्यूचर ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप भी फ्यूचर ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड का समझते हैं, रिस्क समझते हैं वगैरह-वगैरह, तो उसके लिए इस तरह के एक्सचेंजेस आपके पास मौजूद हैं। अगेन फेयर डेस्क का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूँगा ताकि आप जो है यहाँ पे जॉइन कर सकें, ठीक है? अब फ एक और बात हमारे पास आती है, रिस्क फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज कभी भी भाग सकता है। तो एक इस लेक्चर की टिप दूँगा आपको, वो ये है कि आपने कभी भी अपना मिड टर्म का और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स, ठीक है? कि आपने बोला यार 2-4 महीने में देखेंगे, इसको पड़ा रहने दो। ये इस तरीके के कॉइन या ऐसे कोई भी आपका फंड अगर पड़ा हुआ है किसी भी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे, तो वो आपको फ़ौरन अपने वॉलेट में रख लेना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई भी एक सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज कभी भी भाग सकता है और अगर वो भागता है तो आपके पैसे एक मर्तबा गए, तो वो गए, उनको कोई वापस नहीं लेके आ सकता, ठीक है? इस पे मैंने काफ़ी एम्फेसिस कर दिया तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ क्रिस्टल क्लियर आ गई होगी, ठीक है? अगर आपको आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर का समझ आ गई है तो लिखें भाई आई अंडरस्टैंड क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? तो ये आपने कमेंट कर देना है। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के बारे में समझने की वो ये है कि क्योंकि हमारे पास जो है गवर्नमेंट लेवल पे जब कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई बड़ा इदारा होता है तो वहाँ पे लोगों की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है? कि ये रियल बंदा है या नहीं, ठीक है? तो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस पे वेरिफिकेशन का जो चक्कर है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? अब कुछ लोग चाहते हैं कि भई उनको वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़े, तो उनके लिए जो एक अगर बात करें तो उनके लिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ज़रा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की, तो इनको हम अक्सर डेक्स भी कहते हैं, DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है? अब इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, यूनिस्वैप हो गया, 1 इंच हो गया, DYDX हो गया, ठीक है? अब इनके अंदर इनका प्रो क्या है कि भाई नो केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इनका एक फ़ायदा ये होता है, इनके डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन कंपैरिज़न टू सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के, ठीक है? स्पेशली आजकल में जब आपको पता है कि एफटीएक्स की तरह जो चीज़ें हो रही हैं, इसके जो मुकाबले अगर हम बात करें इन कंपैरिजन, तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आर 100,000 टाइम्स बेटर, ठीक है? लाख दर्जा बेहतर है कि आप जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज़ करो। अब इनमें आपके पास जैसे मैंने बोला है कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि भई आपके पास अक्सर जो है आपके जो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? अब जैसे 1 इंच है, 1 इंच ये है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का नाम। अब यहाँ पे अगर आप जाके इसको गूगल पे चेक कर सकते हो, ठीक है? यूनिस्वैप भी आपके पास मौजूद है। यूनिस्वैप जो है वो बेसिकली इथेरियम ERC20 पे बना था, लेकिन अब मेरे ख़्याल से और भी ब्लॉकचेन्स उसमें ऐड होती जा रही हैं, ठीक है? तो इन एक्सचेंजेस पे आपके पास आपने देखा होगा कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा कम होता है मुकाबले सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस पे लोग जो है अपने पैसे डिपॉज़िट करवा देते हैं, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर कम है, वो ये है कि आपके पैसे आपके पास रहते हैं थ्रू आउट द टाइम। आप जब एक्सचेंज भी कर रहे होते हो तो वो आपके वॉलेट में से डायरेक्ट एक्सचेंज होके वापस आपके वॉलेट में ही आपके पैसे आते हैं, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज जो है वो आपसे कोई पैसे नहीं माँगता, ये नहीं बोलता कि आप हमारे यहाँ जो है पैसे डिपॉज़िट करो और फिर आप उस
डिपॉजिट से ट्रेडिंग कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का सिक्योरिटी वाइज भी हाई कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आपके मच मोर सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं जरा फीस की। फीस में अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में अक्सर ये होता है कि आपको जो आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, स्पॉट ट्रेडिंग यही होती है कि भाई आपने नॉर्मल किसी कॉइन को खरीदा और अपने वॉलेट में रखा, ठीक है, और जब ऊपर जाता है तो आप उसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे होता ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो वहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। हर एक्सचेंज में आपको एक ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आपकी कोई ऑफर चल रही है जिसपे जीरो ट्रेडिंग फी होती है, ठीक है। अभी जैसे एमएक्सी वालों का एक ऑफर चल रही है कि भाई आप जो है कुछ उनके पेयर्स हैं, ठीक है, कुछ कॉइन्स हैं जिनको आप अगर खरीदोगे या बेचोगे तो उसपे जीरो फीस ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं और यहाँ पे आपके पास अगर ट्रांजैक्शन फीस होती भी है तो वो बहुत ज्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए। स्पेशली अगर तो आप बड़ी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। लेट से भाई मैं अगर $2 लाख अपने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे कोई चीज खरीदता हूँ, लेट से बिटकॉइन $2 लाख के खरीदता हूँ, ठीक है, तो उसपे 0.1% या 0.2% जो है वो फीस लगती है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। वेयर एज आपके जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे यहाँ पे ना होने के बराबर आपकी फीस लगे, जो कि सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन फीस होगी और वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो अगेन फीस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आर मच मोर बेटर, ठीक है। अब एक और आपको बात बताता चलूं कि ओवर द सेवरल इयर्स, अभी कुछ सालों से हुआ ये कि जब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का जब वजूद आया था, जब ये पहले से थे तो यहाँ पे 100% ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था, ठीक है। क्रिप्टो की दुनिया हर कोई जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जारी होती थी। लेकिन जब से डेक्स का कॉन्सेप्ट आया है तब से जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा शिफ्ट हो गया है। लोगों ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को यूज करना कम कर दिया है, ठीक है। तो अच्छा खासा आपके पास अब वॉल्यूम आना शुरू हो गया है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे, जिसकी वजह से आपकी जो लिक्विडिटी है ना, कि भाई अगर आप लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी ये होती है कि आप अगर कोई चीज खरीदते या बेचते हो तो उससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी कॉइन की प्राइस पे, ठीक है। तो लिक्विडिटी आपकी बढ़ रही है और इसका मतलब है कि अगर आप $2 लाख का बीटीसी बेच देते हो ना, तो बीटीसी की प्राइस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। सिक्योरिटी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप पे है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ठीक है। अब बात आती है ईज ऑफ यूज के भाई इस्तेमाल करने में आसान चीज क्या है, ठीक है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर तो आपको वॉलेट यूज करना आता है, ठीक है, मेटामास्क जैसे एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, अगर तो आपको मेटामास्क यूज करना आता है, ट्रस्ट वॉलेट यूज करना आता है वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि डेक्स से बेहतर कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। अनलेस आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अपना फंड जो है वो किसी डेरिवेटिव एक्सचेंज पे रखनी होगी, ठीक है। तो जैसे फेयर डेस्क हो गया, अब ऑब्वियसली वहां पे आपके पास रिस्क अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ऐसे एक्सचेंज पे करनी है जो इसकी थोड़ी रिलायबिलिटी हो, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई आपके पास आपके एसेट्स का कितना कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, होता ये है कि भाई सेंट्रलाइज्ड में जैसे बाइनेंस हो गया, यहाँ पे आपको अपने पैसे भेजने हैं। अब भेजने के बाद आप उसको ट्रेडिंग करोगे, फ्यूचर्स भी कर सकते हो वगैरह वगैरह। अब कंट्रोल ऑफ एसेट का आपके पास वहां पे इतना नहीं है। क्यों? आपके पास आपके अकाउंट में तो पैसे हैं, लेकिन असल में वो जो पैसे हैं वो कौन होल्ड कर रहा है? वो होल्ड कर रहा है बाइनेंस, ठीक है। अगर वो आपके पास बाइनेंस पे पड़े, ठीक है। अब आपके पास फेयर डैश पे पड़े तो वो पैसे किसके पास है? फेयर डैश वालों के पास, ठीक है। वेयर एज अगर आपके पास जो पैसे हैं आपके, वो पड़े हैं अ, आपके वॉलेट में, ठीक है, मेटामास्क हो गया वगैरह वगैरह जो आपके अपने वॉलेट्स होते हैं, तो उनमें आपके पास क्या है? वो आपके पास पूरे आपके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप चाहो किसी जब मर्जी है $10 की कोई ट्रांजेक्शन करो, जब मर्जी है $50 की करो, जब मर्जी है $50,000 की ट्रांजेक्शन करो,
कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? और कंट्रोल ऑफ एसेट्स में आपके पास एक चीज़ है प्राइवेसी। प्राइवेसी भी ज़्यादा है आपके पास आपके डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस में, ठीक है? हाँ, वहाँ पे पता चल जाता है हाँ भाई ट्रांज़ैक्शन ये ब्लॉकचेन पे तो हो रही है लेकिन उसमें आपका नाम तो नज़र नहीं आता ना कि भई कोई फैसल ने ये ट्रांज़ैक्शन की है, कोई असद ने ये की है, कोई अली ने कोई ये ट्रांज़ैक्शन की है, ठीक है? आपका वॉलेट एड्रेस तो नज़र आ सकता है। लेकिन ये नहीं आता कि भाई ये कर कौन रहा है, इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, ठीक है? व्हेयर एज़ आपके पास सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस में आपकी ईमेल, आपकी आइडेंटिफ़िकेशन, आपके डॉक्यूमेंट, आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, ठीक है? तो एक प्राइवेसी भी आपके हाथ में है, प्राइवेसी का भी जो कंट्रोल है, वो भी आपके हाथ में होता है डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस को यूज़ करने में, ठीक है जी दोस्तों? तो होपफुली इस लेक्चर से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी डिसेंट्रलाइज़ वर्सेस सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस से। तो ज़रा-सा हम इन पे ध्यान भी देंगे। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से एक्सचेंज किस तरीके से काम करते हैं। तो ये DYDX मेरे पास मैंने अभी खोला हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है? इनका मिशन क्या है, करियर्स यहाँ पे ऑब्वियसली इनके पास भी टीम होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। और यहाँ पे आप इनके देख सकते हैं कि भाई आप इनका वेब का भी है, लेयर 2 का इनका जो है आप देख सकते हैं परपेचुअल्स भी इनके पास सारी चीज़ें चल रही हैं, इनका टेस्ट नेट भी चल रहा है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपके पास जो है वो डैशबोर्ड में आप देखोगे इनके पास तो स्टेकिंग की भी ऑप्शन है और बहुत सारी इनके पास फोरम भी है, जिसमें आप मज़ीद चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे आप आके नीचे ज़रा चेक करोगे तो ये आपको दिखाता है कि भाई आपके पास जो है विद नो फीस, डीप लिक्विडिटी एंड अप टू 20 टाइम्स मोर बाइंग पावर, ठीक है? तो आप सिर्फ $10 से यू कैन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस डेक्स पे ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कौन से कॉइन्स हैं, क्या प्राइस चल रही है, क्या नहीं है, ठीक है? तो बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें लेड आउट है और यहाँ पे आप जब ट्रेड पे जाते हो, मैं ये खोलता हूँ, तो ये मुझसे बोलेगा कि भाई कनेक्ट वॉलेट, ठीक है? कनेक्ट वॉलेट में मुझे जो DYDX के बारे में सबसे एक अच्छी चीज़ लगती है, वो ये है कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास कॉइनबेस का वॉलेट पड़ा हुआ है, आपके पास मेटामास्क पड़ा हुआ है, आपके पास बिटकीप पड़ा हुआ है, आपके पास कॉइन98 का वॉलेट पड़ा हुआ है, आपके पास वॉलेट कनेक्ट के थ्रू एक्सेस आप चाहते हो या फिर अदर भी। अदर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके स्पेशली अगर आपके पास मेटामास्क है, तो मेटामास्क बड़ा ईज़ी होता है। यहाँ पे अब आप जैसे देख रहे हो, ये मुझसे बोल रहा है कि अपना पासवर्ड डालो, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपके पास आप फिर सारी चीज़ें देख सकते हो कि भाई आपके ऑर्डर्स क्या हैं, फ़ी क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो बड़ा ही एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ठीक है? बहुत आसान, बहुत प्रोफ़ेशनल और ईज़ी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली जो आप इंटरफ़ेस आपको जैसे आदत है, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस की, तो मुझे लगता है ये DYDX अच्छा है, ठीक है? इसी तरीके से फिर आपके पास 1 इंच भी है जिसकी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सा आपका एक्सचेंज है, यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई कौन-सी ब्लॉकचेन आपको यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये आपको दिखा देता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो यहाँ बीएनबी चेन, मैटिक की है, वगैरह-वगैरह यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉलेट के अंदर भी इसने कितनी ज़्यादा चॉइसेस दी हुई है, स्पेशली ब्रेव वॉलेट। तो ये ब्रेव वॉलेट जो है ना, ये बेसिकली बैट है और बैट जो है वो वेब 3 का प्रोजेक्ट है। सॉरी अब मैं वेब 3 में जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे बाइनेंस का भी जो है वो वॉलेट मौजूद है, अगेन कॉइनबेस का भी है, ट्रेज़र जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है, नैनो लेजर आपके पास अगर पड़ा हुआ है, जो आपके लेजर वॉलेट्स हैं, ठीक है? हार्डवेयर वॉलेट में आ जाते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ओवरऑल अच्छे एक्सचेंजेज़ हैं, अगेन यूनिस्वैप आपके पास आ जाता है, तो यूनी भी आपका एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेज़ इन टर्म्स ऑफ डेक्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे लगता है इसका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को आपने देखना है, तो वो आप कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको एमएक्सी की बात बताई थी, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल फ्यूचर ट्रेडिंग पेयर्स में आप देख सकते हैं 0 मेकर फ़ी है। तो ऑब्वियसली जितने भी आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लोग करते हो, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और इनकी ज़्यादा प्रमोशन वगैरह चल रही है। इसी तरीके से बाइनेंस का होता है, फेयर डेस्क का है। फेयर डेस्क का लिंक आपको दिया हुआ है और उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं,
ठीक है? तो ये अगेन फ्यूचर स्पेशली ये फ्यूचर्स के लिए है। एमएक्सी मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली आपके पास जो इसके स्पॉट के ट्रेडिंग के पेयर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेयर्स हैं और बहुत सारे आप देखोगे कि लिक्विडिटी भी इन लोगों की अच्छी है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे कॉइन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आप जो है कुछ जेम्स अक्सर जो है बाय कर सकते हो सही प्राइस के अंदर, ठीक है? तो ओवरऑल स्पॉट के लिए आई पर्सनली यूज़ एमएक्सी, बाइनेंस को मैंने तकरीबन लात मार दी है, छोड़ दिया है क्योंकि पर्सनली आई डोंट लाइक बाइनेंस, ठीक है? और डेक्स में अगर आपने देखना है तो डीवाईडीएक्स मुझे ज़्यादा पसंद है। डीवाईडीएक्स भी पसंद है और यूनिस्वैप भी पसंद है। इसके साथ-साथ आपने अगर देखना है फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर के लिए फेयर डेस्क भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मुझे पसंद है, ठीक है? मैंने अपनी चॉइसेस भी आपको बता दी हैं। तो होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ से आपको लगता है अच्छा कुछ सीखने को मिला है, 1% भी नॉलेज हासिल हुई है, इल्म में इज़ाफ़ा हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।